नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि देखिए, मुंबई में मिलना जुलना विपक्ष का शुरू हो चुका है, बैठक शुरुआत हो गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने कहा है, जनता को यह मैसेज दिया है कि विपक्ष का जो पीएम उम्मीदवार है वो अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईमानदार होगा। इस पर थोड़ी चर्चा हम कर लेंगे, क्योंकि देखिए, विपक्ष में ऐसे कई नाम हैं जो पीएम उम्मीदवार को लेकर अपने आप को आगे रख रहे हैं। अखिलेश की बात हो जाए, इसके साथ आपको बता दें यहां केजरीवाल की बात हो जाए, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो मुख्य आयोजक है वो पीएम पद का उम्मीदवार होगा। अन्य पार्टियों के प्रवक्ता यही बयान दे रहे हैं। तो इन नेताओं में से कौन वो नेता है जो ईमानदार है, जिसके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं? इस बात पर थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। स्वागत करना चाहूंगी रवि रावत जी का इस डिबेट में। तो विपक्ष में कौन ऐसा नेता जो एकदम भ्रष्टाचारी नहीं हो, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत डिबेट में, और बताइए तेजस्वी के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मीटिंग आज और कल चलेगी, और मुंबई में जिस तरीके से विपक्ष धराशायी हो चुका है, विपक्ष वहां पर जो एमयूए गठबंधन बना था, महागठबंधन बना था, उसका जो हश्र हुआ, दोनों जो पार्टियां थी, शिवसेना और एनसीपी का क्या हश्र हुआ वो सबने देखा। उसी का नतीजा ये भी होंगे। अब यहाँ पे आपने सवाल किया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईमानदार हमारा पीएम का उम्मीदवार होगा, और ये बता नहीं रहे हैं कि कौन उम्मीदवार होगा और कौन इनमें भ्रष्टाचारी नहीं है और कौन मोदी से ज्यादा ईमानदार है। ये तो पब्लिक बताएगी ना। आप बताइए, दिल्ली के केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी उनको पीएम का कैंडिडेट बता रही है। दूसरा संजय सिंह बोल रहे हैं कि नहीं है। सब पीएम बनना चाहते हैं, छोटा से संतरी से कार्यकर्ता से मंत्री तक सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं विपक्ष के। और उसमें ये कह रहे हैं कि हमारा ईमानदार होगा। या लालू ईमानदार हैं जो अभी सजायाफ्ता हैं और बेल पे छूटे हैं। जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी भी यंग इंडिया कंपनी के थ्रू जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड का घोटाला है 5,000 करोड़ से ऊपर का, क्या राहुल गांधी ईमानदार हैं? जो अभी भी उन पे वो भी जमानत पर है। तमाम, अब आपको बताएं, ममता बनर्जी जिनके भतीजे पे अभी आरोप लगा हुआ है, एसएससी घोटाला जिनके शासन में हुआ है, तो क्या वो ईमानदार हैं? अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव पे भी तमाम आरोप लगे हुए हैं कि बीजेपी वाले तमाम ऐसे आरोप लगाते हैं कि इनके पास इतनी अकूत संपत्ति कैसे हो गई, और जिस तरीके से इन पे भी इनकम टैक्स का केस था और तमाम गोमती रिवर फंड का, उस पे भी ईडी की रेड हुई है और अभी भी जांच जारी है। और ऐसा कोई वो नहीं है कि ये जो ईमानदार कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और तीसरी बार अब वो समझो प्रधानमंत्री रहेंगे। उन पर कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता है, न ही उनका कोई परिवारवाद है। उनके परिवार वाले कोई भी इस पार्टी से न जुड़े हुए हैं, न कोई कार्यकर्ता है, न किसी बड़े पद पर हैं, न ही प्रधानमंत्री ने उनको कभी कोई फायदा पहुंचाया। यहाँ देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी जब टिकट बांटते हैं तो सारे परिवार वालों को सबसे पहले पार्टी अच्छी सीटें मिलती है। और लालू यादव की देखो तो दोनों बेटे मंत्री हैं। तेज प्रताप किस तरीके की नौटंकी करते हैं। केजरीवाल का पूरा परिवार उनका राजनीति में है, समझो, भले ही वो ना हो, लेकिन मैंने देखा है कि वो रैलियों में उनकी बेटी तक भी स्पीच देती है, उनकी पत्नी भी स्पीच देती है। तो कोई भी ऐसा विपक्ष में ऐसा नहीं है कि जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ईमानदारी की बात करे, क्योंकि ये सब डबल स्टैंडर्ड हैं, दोगले हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं और एक दूसरे के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की बात करने पर एक साथ आ जाते हैं। तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को करना है और ईडी से बचना है। अच्छा, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सारी बिल्लियां एक साथ मिल जाएं और वो जो बिल्ला है उसके गले में घंटी लगाने की बात करते हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हटा पाएंगे। क्योंकि जितने ये एक साथ इकट्ठा होंगे, अब ये कह रहे हैं कि हम मीटिंग भी एक साथ करेंगे आने वाले फ्यूचर में, ये डिसाइड होगा कि कौन कन्वेनर बनेगा और कौन कैसे होगी, कैसे रैलियां होगी। तो जितना ये एक मंच पे होंगे, पब्लिक समझ जाएगी कि ये सब एक भ्रष्टाचार ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसी बात पर अटैक कर रहे हैं
और जो INDIA गठबंधन है उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका होने जा रहा है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे कहीं ना कहीं जुटान शुरू हो चुका है, तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक चुनौती के तौर पर बीजेपी इसको देखेगी या फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है? नहीं, बीजेपी के लिए चुनौती है, ऐसा नहीं है कि चुनौती नहीं है। चुनौती हर चीज की होती है, और अगर अंडर एस्टिमेट करते हैं विपक्ष को तो वो भी बीजेपी की कमजोरी होगी। और किसी भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब साइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था, उन्होंने हल्के में ले लिया विपक्ष को और उनको हरा दिया गया। क्योंकि विपक्ष जो हमेशा है, ये लेफ्ट, कांग्रेस, TMC, अलग अलग नाम है, लेकिन इनका मकसद एक ही है, परिवारवादी पार्टियां। और जब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम बहुमत में भी आते हैं तो ये बाकी सारे सब हावी हो जाएंगे, तब बीजेपी में भी टूट हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी बीजेपी, RSS चाहे जो भी हो, वो यही चाहेंगे कि 300 से ज्यादा का आंकड़ा अकेले बहुमत बीजेपी पाए, तभी जाकर सेफ है। क्योंकि जिस तरीके से ये विपक्ष वाले हैं, ये ऐसा ही मौका चाहते हैं कि या तो बीजेपी कम नंबर पे आए और तब वो गेम बिगाड़े। देखते हैं कि कभी वो गडकरी के नाम को आगे करके उनकी प्रशंसा करके बीजेपी के अंदर फूट डालने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह हैं, और उस समय ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी जी से सीखकर उन्होंने जहाँ पे वो गलतियाँ की है, आप अरुण शौरी हो या तमाम जो ऐसे लीडर थे उनके साथ रहने वाले जो आज विपक्ष के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया अटल बिहारी वाजपेयी को, उनके करीब वालों ने ही धोखा दिया, नहीं हारते वो। आज उसी का परिणाम है कि वो सब विपक्ष में है, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जिनको मंत्री बनाया, जो बीजेपी के बैकबोन थे, आज उनका सबका पर्दाफाश हो चुका है और वो बेनकाब हो चुके हैं। तो जो पद के लिए वहाँ पर उस समय थे, तो क्या पता वो अपोजिशन के एजेंट थे। तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, और जो अभी सत्र बुलाया है, स्पेशल सत्र, उसमें भी यही है कि विपक्ष का नींद उड़ गई है, विपक्ष परेशान हो चुका है कि संसद सत्र में क्या होने जा रहा है, और इस वजह से विपक्ष की जो रणनीति है उससे 4 कदम क्या 10 कदम आगे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सोचते हैं, और उसी का परिणाम है कि विपक्ष की जो सारी रणनीति है वो फेल हो जाएगी, और विपक्ष का जो ये यूनिटी का ड्रामा है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और खबर सामने आ रही है कि सीटों के बंटवारे पर जो है ये चर्चा हो सकती है, लोगो तैयार होगा, बैनर तैयार होगा। और एक और बात, बीजेपी की तर्ज पर विपक्षी गठबंधन जो है वो जनता के सामने जाएगी और बातचीत करेगी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक होता है, हर चुनाव के पहले जनता के पास पहुंचना, और विपक्ष यही काम कर रही है? क्या बोलेंगे? देखो, विपक्ष भले ये कहे कि भाई हम एक सीट पर एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की बात करते हैं, हाँ। तो अब कोई भी पार्टी या कोई भी नेता बिना लालच और बिना पद की लालसा का कोई काम नहीं करता है। जितने भी सारे अभी लीडर लगे होंगे, सब यही सोच रहे होंगे कि मेरे को एक बार ठप्पा लग जाए कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ा हूं, भले ही हार जाऊं। वो अगर टिकट उसको नहीं मिलेगा, अगर सपा, कांग्रेस और ये जितनी पार्टियां हैं उनका एक लीडर को टिकट नहीं मिलता है, तो एक दूसरे का सर आ जाते हैं, तो क्या वो मानेंगे? क्या इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं पे चुनाव नहीं लड़ेगी? ये मानते हैं? नहीं, पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। अगर बंगाल में कांग्रेस ने TMC को सपोर्ट किया तो कांग्रेस वाले बीजेपी में आ जाएंगे, लेफ्ट वाले बीजेपी में आ जाएंगे। तो बीजेपी का फायदा भी है और नुकसान भी है, और ऐसा रिस्क ये पिछली बार इन्होंने यूपी में इन्होंने ये 7 पसंद है का नारा देकर मायावती और अखिलेश साथ आए थे, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? दोनों को एक दूसरे का वोट मिला नहीं। मायावती ने सीधे कहा कि ये अखिलेश ने हमें हराया और उसका वोट हमें नहीं मिला है। तो सभी यही ये एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट का कोई सक्सेसफुल फॉर्मूला इनके पास नहीं है, और ये हवा में तीर उड़ा रहे हैं। और ये तीर मेरे को लगता है कि ये जो गठबंधन है इनके भी पीछे ये तीर लगेगा,
तो जिसका परिणाम होगा कि राहुल गांधी हो या तमाम जो लीडर हैं वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये यही चाहते हैं, और विपक्ष यही चाहता है कि जो पार्टियां हैं, कि जैसे समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने बयान दिया, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और वहीं से रास्ता जाता है। बिल्कुल, तो अब अखिलेश यादव यही चाहेंगे कि मेरी सबसे ज्यादा सीट आ जाए तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, और कांग्रेस चाहेगी कि मैं सबसे बड़ा पद। तो ये सब है, ये लड़ाई लड़ेंगे। अब देखना जब ये सीटें डिक्लेयर करेंगे और बताएंगे कि इस पार्टी के, तो उस पार्टी के कार्यकर्ता ही अपने नेताओं के गले में जूते डालेंगे, उनके पुतले फूकेंगे, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होंगे, इनके कार्यालयों पर पत्थर चलेंगे। तो ये साफ और साफ कुछ नहीं है। अभी तो ये नेता हैं 5 स्टार होटल में, इतने महंगे होटल में जहां 15 से 20 हजार रुपये एक दिन का एक पर्सन का खर्चा है, और तमाम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे गरीबों की बात करेंगे। तो विपक्ष के जो बड़े नेता अपने आप को गरीबों और पिछड़ों की बात करने वाले लालू यादव जैसे सरीके, वो तमाम इतने अय्यास और इतने महंगे 5 स्टार होटल में बैठ के गरीबों की बात करना, ये तो सरासर एक मजाक सा है, गरीबों के साथ मजाक है। और ये कभी बेंगलोर जाते हैं, कभी ये पटना जाते हैं, कभी मुंबई जाते हैं, और निकलता परिणाम क्या है? कुछ नहीं। ये मायावती को साथ लेने की बात कर रहे थे कि मायावती साथ आएगी, लेकिन मायावती आई नहीं। तो ये इनके साथ कौन नया आया? जैसे आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि इसका जो गठबंधन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए सही दिया है, ये घमंडिया है। इन्होंने लोगों को बरगलाने के लिए इंडिया का नाम इस्तेमाल किया। तो जिस तरीके से मेरा मानना है कि ये गठबंधन बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, और ये नतीजा यही रहेगा। अभी तो 2024 के चुनाव में आने में बहुत टाइम है, लेकिन इनका परिणाम वही होगा, शून्य। तो अंतिम सवाल आपसे, क्या लगता है मुंबई की बैठक का जो नतीजा है वो वाकई कुछ निकलने वाला है, कुछ होने वाला है, या फिर कुछ नहीं होने वाला है? क्या बोलेंगे? देखो, मुंबई की जो बैठक है, मुंबई में आज जो बैठक में तमाम पार्टी के लीडर्स आ चुके हैं, कोई आ रहा है, कोई रास्ते में है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई अच्छा परिणाम निकलेगा, क्योंकि सारे लीडर्स का सपना वही है, प्रधानमंत्री बनना, और सब चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, और कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा उसका डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक जो इनका जो गठबंधन का वो चेयरपर्सन या उनको कन्वेनर बनाया जाएगा, तो फिर बाकी बड़े लीडर नाराज हो गए। तो नीतीश कुमार अलग नाराज हैं और बाकी अन्य नेता नाराज हैं। तो इसका परिणाम यही होगा, देखना कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जैसे ही घोषित हो जाएंगे, ये सब एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देंगे, बोल देंगे इसने गाली दी, और जनता के मन में और इनके प्रति घृणा हो जाएगी, और इनका जो वोट है वो भी कम हो जाएगा। और 24 आने दीजिए, 24 तक आते आते ये एक साथ नहीं नजर आएंगे। ठीक है, तो देखिए 24 के पहले ये जो चुनावी शंखनाद बज चुका है, देखने वाली बात होगी। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया जैसे नारा देने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ तमाम जो विपक्षी पार्टियों का जुटान होना शुरू हो गया है। कल इसका नतीजा देखते हैं क्या होगा, क्या क्या बातें तय होती है चर्चा सीटों के बंटवारे पर। फिलहाल नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और संयोजक बनाए जाने से अपने आप को इनकार कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाने की कवायद तेज है। कल देखते हैं, कल का भी हम आपको अपडेट इससे जुड़ा हुआ जरूर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए, आप सभी का द न्यूज से जुड़ने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।